अब राही मासूम रजा साहब ने तो महाभारत के डायलॉग्स लिखे हैं। हाँ। अब आप बी आर चोपड़ा को बोलेंगे कि यार तुमने मियां से डायलॉग लिखवा दिया। राम को प्रेम में तरीके से आप दिखा दीजिए, भले वो पत्थर है चाहे वो मट्टी के बने हैं, उनकी सहजता प्रेम ही उनका सर्वोत्कृष्ट चीज है। कि अगर आमिर खान पीके में बोलते हैं कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एग्जाम दोगे तो क्या सच में पास हो जाओगे, ये हम आप भी बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि आमिर खान बोल रहा है तो साला मियां वो कैसे बोल रहा है। मुंतशिर जी ने प्रेम हटा दिया, अहंकार सूचक शब्द प्रयोग किए। सिर्फ मैंने अपने जीवन में ब्रह्म कुमारी की एक फिल्म को ये किया था 11 में, जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल ही वाहियात चीज थी, इसलिए रोकना पड़ा उसको। उसमें कृष्ण जी को गाली दी गई, शिव जी को गाली दी गई, राम को नल्ला बताया गया। कौन बता रहा है? ब्रह्म कुमारी। अगर आप कलाकार के तौर पे लोढ़ा जी बड़े हो गए हैं, चाहे वो एंकरिंग करके, कंपेयरिंग करके, ये जो चार्ज लगा है सिर्फ मोदी पर, ये तो चार्ज तब लगना चाहिए था जब वो कास्टिंग नहीं किए होते जेनिफर। अगर उन्हें कोई अच्छा लगेगा तो पहले वो स्कोर सेटल करेंगे, कास्टिंग बाद में करेंगे। अगर हम जीन्स दिखा रहे हैं, टॉप दिखा रहे हैं, तो आज के टाइम में वो उतना बड़ा इशू नहीं रह गया, कभी रहा होता। मैंने कम से कम काफी फिल्में रिव्यू की हैं सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन के लिए। मुझे किसी का फोन नहीं आया, मुझे किसी का दबाव नहीं आया, मुझे कोई भी इस तरीके की कोई चेष्टा नहीं की। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 11 के 11 मेंबर्स ने रिजेक्ट किया था उस फिल्म को, और थी वो हिंदू फिल्म। क्योंकि हिंदुत्व जो है वो हर्ट बहुत आसानी से नहीं होता है। आप मेरी बात समझिए, हम अपने देवी देवताओं से इतना प्रेम करते हैं कि उनको वात्सल्य से भी नहलाते रहते हैं। हमारा कोई इस्लामिक और अब्राह्मणिक रिलीजन नहीं है कि जिसमें एक लकीर खींच दी गई, अब आप उसको फकीर बनना है। नहीं तो आज के टाइम में आप सोचेंगे कि एक मुसलमान प्रोडक्शन हाउस जय हनुमान बना रहा है, बिल्कुल, तो उसको आपने कितना प्रेज किया। अब धार्मिक फिल्में इन दिनों बन रही हैं क्योंकि धर्म की अधिक चर्चा है, उसका सेंसर बोर्ड से बहुत लेना देना नहीं है। बीच में बहुत डिबेट हुई इस बात पे कि हमारे हिंदू देवी देवताओं पर अधिक कटाक्ष होते हैं, इस तरीके से होते हैं। जैसे असित मोदी जी को मैं अगर व्यक्तिगत रूप से जानूं, उनकी वाइफ है नीला, जिनके नाम से नीला टेलीफिल्म है, हाँ, तो मेरे बहुत ही पैतृक संबंध। तो नारो टीवी के विमर्श मंच पर आज हमारे मेहमान हैं राज मिश्रा। राज मिश्रा जी फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं, साथ ही साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBSE के एडवाइजरी मेंबर हैं। इस इंटरव्यू में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें राज जी के साथ हुई हैं, फिल्मों को लेकर के, धर्म को लेकर के, फिल्मों के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर, जैसे कि कोई फिल्म CBSE द्वारा कैसे सर्टिफाइड होती है, किसी फिल्म को अगर CBSE बैन करता है तो किस आधार पर बैन करता है, आदि पुरुष जैसी फिल्मों को पास करते समय CBSE क्या सोचती है, अगर कोई फिल्म किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करती है तो वो फिल्म कैसे रिलीज हो पाती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। राज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले एपिसोड में ही काम किया था, जिसमें इन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई है। साथ ही साथ इन्होंने जय हनुमान, CID, क्राइम पेट्रोल जैसे दर्जनों टीवी सीरियल में काम किया है। इसके अलावा भूतनाथ रिटर्न्स, बिग ब्रदर जैसे फिल्मों में भी इन्होंने कई भूमिकाएं निभाई हुई हैं। तो आइए बातचीत करते हैं राज मिश्रा जी से। नारद टीवी के विमर्श मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सबसे पहले तो नारद टीवी की विशेष मंच विमर्श में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर जैसा कि राज मिश्रा, कौन है राज मिश्रा, ये जानना चाहते हैं हम सबसे पहले। राज मिश्रा, इसके पहले राजकुमार मिश्रा थे, लेकिन फिल्मी दुनिया के हिसाब से थोड़ा कैची नेम रखते हैं तो कुमार मैंने हटा दिया जी। और हालांकि सर्टिफिकेट्स वगैरह में आज भी राजकुमार मिश्रा है, पासपोर्ट वगैरह में। ये कहानी अगर हम देखें तो ये प्रयागराज में जहां हम बैठे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एहंजा हॉस्टल का इनमेट था, तो यहाँ से BSc LLB वगैरह किया। और जैसा कि रवायत रही उस दौर में, तो हम लोगों ने UPSC की तैयारी की। मैं भी 2 बार इंटरव्यू दिया दिल्ली में, धौलपुर हाउस में। फिर भाग्य में नहीं था फाइनल सिलेक्शन, लेकिन ये था कि अभिनय में रुचि इलाहाबाद में उस टाइम भी थी जी। और यहाँ के लोकल कैंपस थिएटर से लेके और इप्टा के भी शोज हम करते रहते थे जी जी। तो जब IAS में नहीं हुआ तो एक वैक्यूम आया लाइफ में जी। फिर लगा कि यार अब
अगला पड़ाव क्या होगा, क्योंकि एक महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा पड़ाव हाथ से छूट गया था। जी जी लेकिन जुम्बिश थी, जी जज्बा था। तो एक खुले आसमान में मैं अपनी जी बोरिया बिस्तर लिया और मुंबई पहुंच गया। जी। एक आध मेरे दोस्त थे उस टाइम पे, प्रेम जी। शुक्ला जी सामना में थे तब चीफ रिपोर्टर। हम्म। तो शुरुआती दौर में मैंने सामना में पत्रकारिता वगैरह की, फिल्म डेस्क ही देखता था, अच्छा। और उस वजह से हमें फिल्मी दुनिया के तमाम लोगों को मिलने में आसानी हो गई थी। जी जी तो उस दौरान पत्रकारिता जब मैंने की जी तो आपको ताज्जुब होगा कि सुभाष घई, B.R. चोपड़ा, एकता कपूर, देवानंद साहब, आशा पारेख, ऐसे बहुत सारे फिल्मी सितारे थे जिनको मैं सामना के बैनर के होने के कारण इजीली उनका इंटरव्यू ले लिया करता था। अच्छा अच्छा। तो वो एक था। फिर बीच में लेखन का कार्य हुआ, तो एक मुझे मीना कुमारी जी की जीवनी इंग्लिश में थी, जी तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक अकेली धारावाहिक सामना ने हिंदी रूपांतरण जी कराया, जी तो उसमें भी पैसे मिले थोड़े बहुत। जी लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सन 2001 से मैं सन 2000 में संजय खान जी का शो आया था एक। हम्म। सबसे पहले मैंने जय हनुमान में काम किया था उसमें। अच्छा अच्छा, किस भूमिका में थे आप जय हनुमान में? जय हनुमान में मैं था, फेमस सीरियल था। हाँ बहुत फेमस था, और मेरा रोल भी बहुत तगड़ा था उसमें। जी 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 जी। च्यवन ऋषि का रोल था मेरा। अच्छा अच्छा, च्यवन ऋषि। हाँ, तो वो काफी प्रोमिनेंट रोल था, और उनकी कहानी भी तो थी। तो मेरी लड़की ही आखेट में च्यवन ऋषि, मैं राजा बना था, अच्छा। तो मेरी ही लड़की च्यवन ऋषि को उनको आंख में हाँ, हाँ, तो मार देती हाँ, है, ये और कथा उसके है। बाद कथा है, जी, जी, रामायण। आपको भी पता है कि फिर जी, जी। शिव जी की कृपा से उनका पुनर्यौवन लौट आया, हाँ। और लड़की ने प्रायश्चित रूप में उनके पति स्वीकार किया था। जी। तो पहला ही मेरा एक तरह से धारावाहिक था जय हनुमान। तो पहला धारावाहिक आपने जो ब्रेक आपको मिला, हाँ हाँ, वो संजय खान जी का जय हनुमान जी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद उनका दूसरा शो आया 1857 गदर हाँ, 1857 क्रांति। हाँ, जी। उसमें अगर आप भी आज भी यूट्यूब में देखेंगे तो 52 एपिसोड टोटल आए थे। जी। उसमें कम से कम मैं 26-27 एपिसोड में प्रोमिनेंट रोल है मेरा। अच्छा। सदाशिव राव का रोल था झांसी वाले सेक्शन में, जी जी जी। और दामोदर राव जो झांसी रानी के हस्बैंड थे, उनकी षड्यंत्र में करना निगेटिव रोल था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम पे वो रोल मिलना जी मेरी कद प्रतिष्ठा और सब कुछ के लिए बहुत ही जी जी। बड़ा सर, पायदान जैसे था। आपने बताया कि संजय खान के सीरियल में आपको काम मिला। जी 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 उस समय वाकई उस दौर में बहुत हिट सीरियल हुआ करता जी था। जी जी जी। कैसे मतलब इसमें एंट्री मिल गई आपको, कैसे ब्रेक मिल गया? अब स्ट्रगल का तो दौर था ही, लोगों से मिलता जुलता था, हर चौराहों पे जा जाकर भाई नया क्या शो आ रहा है। जी जी जी। तो जय हनुमान एक ऐसा वो था, शाहकार था कि जिसमें हिंदी अच्छी होनी चाहिए आपकी। हाँ, आध्यात्मिक सीरियल में। हाँ, तो रंजन सिंह जो है बिहार के हैं, बड़े अच्छे NSD से पास आउट थे वो। जी जी। तो वो डायरेक्टर थे, तो वो देखे कि भाई अच्छा मिश्रा है तो हिंदी अच्छी बोलते होंगे, क्योंकि होता क्या है फिर डबिंग कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सही। तो वो हो गया, बाकी बोले ठीक है आप आ जाओ। तो एक तरह से भाग्य था, और शायद मेरी डिक्शन या मेरा जो वो था उसकी वजह से एज मिला मुझे। अच्छा। तो उसी वजह से छोटा रोल था, फिर बड़े शो में बड़ा रोल मिल गया मुझे। जी। वो एक अपनी अच्छी किस्मत थी, ये मैं मान सकता हूँ कि तो फिर वहां से आपने स्टार्ट किया, फिर वहां से फिर हाँ, फिर नहीं, उसके बाद तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की थी। एक टाइम ऐसा था कि बालाजी के पास फ्लोर पे 10 शो होते थे। अच्छा। टीवी चैनल्स पे, स्टार प्लस से लेके, और उस 10 में 5 में सब रहता ही रहता था। अच्छा। तो मैं बालाजी टेलीफिल्म्स का और स्मृति जी के साथ भी मैंने काफी काम किया है, कहानी घर घर। हाँ हाँ हाँ, कहानी घर घर में मेरा नहीं, उसमें क्योंकि सास में मेरा 1 महीने का ट्रैक था उनके साथ। अच्छा। मैंने स्टोरी में उनको किस रोल में थे सर आप? उनको किडनैप कर लिया था हमने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो किडनैप करके फिर हाँ, मवाली वाला रोल मेरा। हाँ मवाली वाला था। तो उनको पूरा कहते ना कि वो जो फिरौती वाला जो मसला था, और उसके ये वो वीरानी फैमिली को त्रास देना, ये सब था। तो अच्छा था। फिर वहां से मतलब पूरा मैं फुल टाइम एक्टिंग ही करता था जी। और धीरे धीरे बताया कि बालाजी के जब सारे शोज में लगभग एंट्री मिल गई थी, तो चाहे अपनी कदकाठी हो, चाहे डिक्शन हो, चाहे बैकग्राउंड ऐसा हो, तो मुझे पुलिस, लॉयर, डॉक्टर या कुछ और मवाली ऐसे जो रोल थे, तो वो प्रायः उसी में मिलते रहते थे।
ये जर्नी फिर आपकी जब स्टार्ट हुई थी, ये फिर तारक मेहता तक कैसे पहुंची? बहुत हिट सीरियल आज भी हाँ, है। तारक जब से मेहता, start हुआ है। हाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब लॉन्च हो रहा था तो हमारे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं उसके, असित मोदी जी, जी जी जी। तो उन इस शो की लॉन्चिंग के पहले हमारी काफी डिस्कशन हुई थी। तो तारक मेहता जब शुरू होने वाला था, तो मतलब वो शो शुरू होने वाला था, तो असित मोदी उसके प्रोड्यूसर जो वो आए, बोले राज जी ये एक बहुत अच्छा वकील का रोल है और वो आप ही को करना है। तो मैंने कहा भाई वकील का रोल मैं ही करूँगा, ऐसी चेष्टा कैसे आई मन में? तो बोले कि नहीं, आपने वैसे भी एलएलबी कर रखी है और एक बढ़िया एक्टर है, तो आप करिए। तो फिर ठीक है, पहले ही शो में एक अच्छा आज आप नेट पे डालेंगे, तो वहां से हुआ। उसके बाद मतलब एक अच्छी मित्रता तो थी ही, फिर कृष्णाबेन खाकरावाला में भी उन्होंने बहुत बढ़िया रोल दिया, और शायद मैं कह सकता हूँ कि अब तक के जितने भी निगेटिव किरदार किए हैं उसमें कृष्णाबेन खाकरावाला एक वंडरफुल काम था। मतलब सबसे बेस्ट हाँ एक्सपीरियंस था हाँ, उसमें। उसके संजय छैल जी राइटिंग में थे, तो बोलने को, कहने को, करने को, ऐसे कलाकार बहुत कुछ था उसमें। अच्छा अच्छा। और मुझे वो दिन याद है कि जब मेरा एपिसोड एंड हुआ था, जी तो असित जी का मेरे पास मैसेज आया। जी। वो इतना मंत्रमुग्ध थे अभिनय से, अभिनय से। हाँ, मेरे उस किरदार के अभिनय से मेरे, तो उन्होंने कहा वंडरफुल एक्टिंग मिश्रा जी। जी तो अपने एज ए प्रोड्यूसर कोई अगर आपको अप्रिशिएट करता है, तो ये लगता है कि चलो जो मैं कला चाहता था लोगों को किरदार के रूप में बताना जी, या जी, दिखाना, वो सच में उसमें ढला है फिर। तो वो एक था। तो सर इतनी मतलब धीरे धीरे जर्नी आपकी बढ़ती रही, जी, तो लगभग कितने साल हो गए होंगे अभी इस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में? एक्टिंग के फील्ड में टेक्निकली देखा जाए तो आप इस बोलो कि 1999 से लेकर के अभी तक का कारवां चल रहा है। हाँ, बीच में देश काल परिस्थितियों से कभी चीजें ऊपर होती हैं, कभी नीचे होती हैं। अब हाल ही में 2-3 साल तो फिल्म लाइन के लिए बहुत बुरा रहा, कोरोना काल अगर हम देख लें, 2021-22 अगर देख जी, जी, लें, उसके पहले भी कभी कुछ पारिवारिक दिक्कतें हो गई, कभी कुछ। लेकिन ये है कि एक्टिंग का कारवां जो है, प्रवाह कभी रुका नहीं। जी जी जी। कम हुआ, अधिक हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी रुक सा गया। जी। तो सर ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे आया आपके दिमाग में? कैसे कैसे हुआ ये? देखिए कैसे कीड़ा, आपको लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात आपको, ये एक तरीके का जिसको हम कीड़ा कहते हैं, देशज देसी भाषा में देसी कह भाषा सकते हैं। में, हाँ, इलाहाबादी भाषा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बेसिकली एक जुनून है। जुनून है। अब जुनून का कोई कारण नहीं होता है, किसी को किसी चीज का अगर जुनून है, जी तो वो उसके अस्तित्व की, अंतःकरण की कुछ ऐसी खोज है जो बाह्य चीजों से बहुत प्रभावित नहीं होती है। जी। उस चीज के लिए वो जुनून जब आता है, तो उसी तरीके से अभिनय में एक जुनून है। अच्छा। क्योंकि लेकिन अभिनय में जुनून प्राय इसलिए क्योंकि इसके साथ यश जुड़ा होता है, बिल्कुल। कीर्ति जुड़ी है, मान सम्मान जुड़ा है, बिल्कुल। और बहुत हद तक पैसा भी जुड़ा है। बिल्कुल। तो सारी चीजें एक जगह अभिनेता के पास अगर सक्सेसफुल है तो देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन वो मेरे पास बहुत सारे दोस्त आते हैं, कहते हैं कि ये जुनून और बाकी जुनून में फर्क क्या है? क्योंकि अभिनय करने के लिए रोज मुंबई में आते हैं 10,000 लड़के नए आते हैं। ये एक जो विधा है जिसको अभिनय हम कहते हैं, अब मैं थोड़ा सा उसकी कहते हैं ना कि उसका जो गंधर्व पहलू है उस पर चर्चा करता हूँ। कला है ना, वो भी कला है। तो जितनी भी कलाएं हैं, सिर्फ अभिनय एक ऐसी कला है जो ऑन डिमांड है। जी। बाकी जितनी भी कलाएं हैं उसको करते हुए आप स्वयं को भी सुख प्रदान कर सकते हैं। डांसिंग है, म्यूजिक है, कंपोजिशन है, राइटिंग है, पेंटिंग है, ये आप कोई पूछे ना पूछे आप खुद भी करके एंजॉय कर सकते हैं सोलो तौर पे। लेकिन अभिनय तो तभी कर पाएंगे जब कोई आपसे अभिनय करवाने के लिए बोलेगा। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो वो बड़ा संकट है कि वो कब अवसर आएगा कि जब हमें कोई बुलाएगा। जी जी जी। तो ये जो पूरी रूपरेखा है कि वो जब बुलाएंगे तो हम करने का मौका मिलेगा, फिर हम कैसा कर पाएंगे, जी जी जी। यही एक
बड़ा वास्ट डिफरेंस हो जाता है अन्य कलाओं के साथ, इसीलिए इसका संघर्ष बढ़ जाता है। संघर्ष बढ़ जाता है। तो मैं जानना चाह रहा था कि उम्र के किस पड़ाव पे आपको ये पता चला कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या उस लाइन में जाना चाहिए? उम्र के मतलब मैं कह सकता हूँ कि 27-28 वर्ष में मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया था IAS का। उसके बाद मैंने यहाँ लॉ की कोचिंग वगैरह में पढ़ाया, लेकिन जो कि ख्वाब थोड़े ऊंचे हो चुके थे और लगता था कि यार बड़े कैनवास पे जिंदगी को जीना है और हार नहीं माननी है, कुछ भी करेंगे। तो सपनों की नगरी थी मुंबई, तो इतना तो था कि वही एक ऐसा काम है जो मैं बिना किसी से पैसे लिए भी कर सकता हूँ। पैशन, हाँ, उसके लिए मुझे किसी उधार की जरूरत नहीं है, न मुझे कैपिटल की जरूरत है। और आपको ताज्जुब होगा कि इलाहाबाद छोड़ने से पहले मैंने एक हुनर और अख्तियार कर लिया था। अच्छा। कि IAS के बाद जब मेरा समय हो गया था, उन दिनों PCS उतना होता नहीं था, तो मेरे पास समय था, तो मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सीख लिया था। अच्छा। इस शहर को छोड़ने से पहले, तो उसका भी मुझे एडवांटेज था। अच्छा। हाँ, जब आप फिल्म लाइन में जाते हैं तो क्या बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि अगर आप तमीज को तमीज बोल रहे हैं तो आदमी फिर वो सोचता है कि यार ये क्या, हाँ, तो अब लिहाज लहजा, जी जी। हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि आमतौर पर लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन हमने जब पढ़ लिया तो हमारी चूंकि शेर व शायरी में एक रुचि थी बहुत पहले से, तो वो भी हम उस चीज को वहां पे अच्छा यूज कर पाए। तो ये था कि स्क्रीन पे दिखना है, ये जुनून है, वो करना है, आगे क्या होगा वो देखेंगे। क्योंकि जो हमारे यौवन के समय का जो मतलब वो था, एक मयार था दिमाग में, नीली बत्ती गाड़ी, वो तो नहीं था, तो ठीक है अब खुले आसमान में, तो वही एक्टिंग का ही था। फिर हमने कहा कि इसके अलावा तो कुछ और है नहीं कि जिससे मैं ख्याति और यश मिल सके। तो एक्टिंग का जैसे आपने बताया, तो उस समय फैमिली में कभी कोई ऐसा नहीं इशू बना नहीं, कि मेरे क्यों जाओगे, क्या करोगे? नहीं, ऑब्जेक्शन था, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही अनसर्टेन होता है किसी भी माँ बाप के लिए। हालांकि आज के दौर में मीडिया इंडस्ट्री बहुत एक्सपैंड हो गई है, आज एक वोकेशनल करियर्स बहुत मिलेंगे आपको, प्रोफेशनल वो भी चीजें हैं, लेकिन 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था। अनसर्टेनिटी लेवल आज भी उतना ही है जितना पहले था, बट ये था कि जब मैं एक हार के बाद निकला तो लोगों ने सोचा कि दुखी है, अब और क्या दुखी करना, ठीक है भाई जो तुम्हारी इच्छा है करो। क्योंकि उस टाइम पे जब हमको किसी से न लेना था न देना था, पैसे की अगर हम बात करें तो उतना स्पेस मिल जाता है कि जो आप चाहें करें। और रही माँ बाप की बात या अन्य लोगों की बात, तो जो बेसिक सर्वाइवल था वो चल रहा था, तो मुझे उससे भी स्पेस मिल गया अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। फैमिली में सर और कौन कौन है आपके? वाइफ है, बेटी है। आपको ताज्जुब होगा, मेरी बेटी का नाम शिफा है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं मेरी दीवानगी उर्दू से कैसी रही होगी। तो प्रॉपर्ली वैसे सर कहाँ रहते हैं वैसे सर आप प्रॉपर्ली? मैं मुंबई में ही हूँ। मुंबई में ही सेटल्ड है। हाँ। प्रयागराज आना जाना हो जाता है आपका? प्रयागराज मेरा आना जाना हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ न कुछ काम रहता है। तो यूपी में प्रयागराज और वाराणसी, लखनऊ भी कभी कभी आना जाना रहता ही है। तो कहीं न कहीं से इसके तार जुड़ते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप आए इसीलिए तो देखिए मौका लगा हम लोग को भी। नहीं बिल्कुल। आपके लिए कुछ प्रश्नावली मैंने तैयार की हुई थी। जी। तो उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न आपके सामने हम रखेंगे। जी बिल्कुल। कि सबसे पहली बात तो ये कि जैसे तारक मेहता के बारे में हम लोगों ने बात, तो तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी, जैसे आपने बताया बहुत अच्छे संबंध है। आपने अभी बीच में सुना भी होगा कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ बात है जिन्होंने छोड़ दिया, जैसे लोड़ा हुए, मिस्त्री, मोनिका भदौरिया, गुरुचरण सिंह जो स्टोरी बने थे उसमें, मालूम है। इन लोगों का मोस्टली आरोप यही रहा है कि आसिफ मोदी का व्यवहार नहीं अच्छा रहा, पैसा रोक लिया उन्होंने। शैलेश लोढ़ा का भी केस चला, क्या ऐसा कुछ है क्या चीजों को लेकर? देखिए, जहाँ तक ये मसला बीच में काफी उछला था, और मुझे इस मामले की तो जानकारियां हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक लंबे समय से या तो किसी किरदार में या किसी अपने प्रोडक्शन हाउस में आपकी जब चीजें हो जाती हैं, तो तरह तरह की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं।
और उसमें जैसे असित मोदी जी को मैं अगर व्यक्तिगत रूप से जानूं, जी उनकी वाइफ है नीला, जिनके नाम से नीला टेलीफिल्म्स है, हाँ, जी 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 तो मेरे बहुत ही एक मैत्री संबंध है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करूंगा कि उनका व्यवहार किसी से गलत हो सकता है, जी पहली बात। हाँ, एज ए प्रोड्यूसर उनकी भी बहुत सारी इमेजिनेशंस हो सकती हैं, क्योंकि जितने कलाकार हैं वो उसी वजह से जाने गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना समय है, वो सारी बातें हैं, और उनका अपना एक कला पक्ष है जिसको जी रहे हैं। बात ये होती है कि देखिए, पैसा तो नो डाउट एक एग्रीमेंट की चीज है। पैसा जो है एग्रीमेंट जो होता है तय होता है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कि प्रोड्यूसर को भी अपनी चीजों को कॉन्फिडेंस में लेकर के कलाकार को शेयर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कलाकार के तौर पे लोढ़ा जी बड़े हो गए हैं, चाहे वो एंकरिंग करके, कंपेयरिंग करके, कवि सम्मेलनों की मतलब जो है एंकरिंग करके, वाह वाह क्या बात है। हाँ हाँ, तो हाँ बहुत सारे शो हैं। तो अब वहां पे क्या होता है, जब हम एक अच्छे रिश्ते जी चुके हैं जहां पे हमको किसी ने ब्रेक दिया है, तो सिर्फ प्रोफेशनल एंगल से देखने पर कोई भी प्रोड्यूसर नाराज हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। अगर वो एज ए निर्माता डेवलप किए हैं, ग्रो किए हैं, तो आप भी एक कलाकार की तरह ग्रो किए हैं। बिल्कुल। तो मामला सिर्फ इतना है कि एक स्टेज के बाद ईगो की लड़ाई हो जाती है। निर्माता को ये लगता है, यार उस समय हमने कितने अपनत्व से चीजें शुरू की थी। ठीक है, आपको यश, कीर्ति, सब सम्मान मिला उनकी वजह से, तो हो सकता है धीरे धीरे रेट्स बढ़ जाते हैं, एग्रीमेंट बढ़ जाते हैं, चीजें हो जाती हैं। अब आप सोच लीजिए कि जो शूटिंग की कॉस्ट सन 2008 और 9 में रही होगी, वो 18-19 में तो नहीं रही होगी। तो अगर प्रोड्यूसर आपसे उस हिसाब से कुछ चीजें अपेक्षा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सतत उसमें बने हैं, तो उस तारक मेहता की वजह से आपको बहुत सारे शोज और भी मिल रहे हैं। कई जगह फीता काटने के भी पैसे मिल रहे हैं आपको। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि उस समय एक सामंजस्य और सपोर्ट चाहिए होता है प्रोड्यूसर को। शायद वो असित जी को नहीं मिला होगा। लगातार ये चीजें आई। अच्छा, खास तौर से जो इसमें दो फीमेल कैरेक्टर जो थी, जेनिफर मिस्त्री जो अभिनेत्री हैं, मोनिका भदौरिया, इन लोगों ने कुछ सेक्सुअल असॉल्ट का भी आरोप लगाया है असित मोदी पर। मुझे मैं उस केस के बारे में बहुत अंदर की बात तो नहीं ऐसे कह सकता पब्लिकली, क्योंकि भाई वो एक अलग सेंसिटिव इशू होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम यूनिट में जाते हैं, काम करते हैं, तो मैं खुद उसका हिस्सा कई बार रहा हूँ अलग अलग शो में। तो एक नॉर्मल से अधिक प्यार, मोहब्बत और एक हम आहंगी एक शब्द होता है जिसको घुलना मिलना कहते हैं। उसमें आदमी कई बार कुछ बातें कहता है, लेकिन क्या होता है कि आप ये सोचिए, ये जो चार्ज लगा है सिर्फ मोदी पर, ये तो चार्ज तब लगना चाहिए था जब वो कास्टिंग नहीं किए होते जेनिफर की। कास्टिंग काउच का तो मतलब तब होता जब आपको उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, हीरोइन बना दिया। ये फिर आप कह रहे हैं कि मेरे मेकअप रूम में आकर के उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक दृष्टि डाली या ऐसा किया। आपत्तिजनक दृष्टि वाला वो ट्रेड ही नहीं है। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। 12 बजे रात में भी फिल्म सिटी में कोई लड़की अकेले भी शूट कर रही है, किसी के अंदर कभी भी वो भाव नहीं आ सकता है कि मैं इस पे लाइन मारूं या इस पे कुछ करूं। वो एथिक्स ही नहीं है वहां पे। तो कोई प्रोड्यूसर अगर जा करके किसी मेकअप रूम में, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक माहौल की बात कर रहा हूँ, है ना? तो क्या होता है, जब आप एक निर्माता के तौर पे सतत ख्यातिलब्ध हो जाते हैं, और एक मुझे लगता है कि शायद जो गुजराती लोग होंगे उनको सर पे बिठाए रहते हैं, क्योंकि भाई उसके प्लेस भी होते हैं, डांडिया से लेकर के इनके कलाकारों को बुलाए जाते हैं, तो क्षुद्र साजिशें भी होती हैं। किसी की इमेज खराब करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देना, क्योंकि इस स्टेज पे अगर उन्हें कोई अच्छा लगेगा तो पहले वो स्कोर सेटल करेंगे, कास्टिंग बाद में करेंगे। कास्टिंग करने के बाद कोई उस बात का तो कोई मतलब नहीं है।
कास्टिंग होने के बाद कैसा काउच। तो अब एज ए फीमेल आर्टिस्ट उनको क्या बात इतनी बुरी लग गई, क्या वो सच में सेक्सुअली हैरेस्ड हुई उस समय? क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी जो अभिनेत्री आती है उसकी अपनी जितनी लिबर्टीज है, टॉकेटिव लिबर्टीज, उन सबसे मैं वाकिफ हूँ। ठीक है ना। अगर इस महिला डायरेक्टर होती है तो वो भी माँ बहन की गाली उतनी ही फ्रिक्वेंटली देती है अगर पुरुष डायरेक्टर होता है। अच्छा। मैंने देखा है उस बात को। अच्छा। ठीक है ना। और आर्टिस्ट कोई महिला भी होती है तो भी जो है स्लैंग गालियां डायरेक्टर देगा ही, ये भूल जाता है कि ये फीमेल आर्टिस्ट है। इतनी वर्किंग जो है उस, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई चीज इंटेंशनली नहीं है वहां। अब डायरेक्टर चिल्ला के तो वो डफर, एक पैसा इधर हो जा, वो कितना बड़ा भी आर्टिस्ट है उसको पता नहीं कि भाई वो डफर नहीं है, लेकिन वो किसी चीज को एक मेकिंग करने का एक जो बहुत सारी चीजें अक्रॉस द माइंड चलती रहती है। कोई फ्रेम है, कोई लाइट है, कोई स्पॉट है, कोई बहुत सारी चीजें चल रही हैं ब्लॉक में जो एडजस्ट करनी है। तो उस समय आदमी बहुत कूल्हा होकर के, मॉनिटरिंग सबके नेचर में नहीं होती है। अब हम हर 2 बार पे कोई आर्टिस्ट बोले आपने मुझे डफर कह दिया, आपने मुझे बहन की गाली दे दी, आपने, ये सब वाहियात बातें हैं। मैं इस बात का खुद साक्षी हूँ कि वहाँ अगर कोई नहीं चाहता है तो किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा। मतलब ऐसा है कि उनका एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता ही है कुल मिलाकर प्रोडक्शन हाउस में, सेट पर। सर हम जब मिलते हैं, आर्टिस्ट होती हैं तो आर्टिस्ट से गले भी लगती हैं, उसमें क्या इतनी बड़ी डील है? इसके अलावा सर, जैसे आपने इनके जो मेन कैरेक्टर हैं दिलीप जोशी जी, उनके साथ कैसा सर आपका अनुभव? दिलीप जोशी जी के साथ मेरा अच्छा था। हालांकि मैं काम तो मैंने फर्स्ट एपिसोड में किया, अब धीरे धीरे वो उसमें भी एज ए कैरेक्टर ग्रो कर गए। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि एक दशक से भी ऊपर पारी खेलने के लिए, या 1.5 दशक से भी ऊपर, वो जो फ्लेवर उन्होंने रखा है अपना किरदार का, जो एक सटल कॉमेडी उन्होंने रखी हुई है इतने अलग अलग रोल्स में, वो काबिले तारीफ है। उसके लिए उनकी बहुत मतलब जो है प्रशंसा की जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप में भी वो बढ़िया आदमी है, और अभी हाल ही में उनकी बेटी की शादी भी हुई। हाँ, तो अब वो एक नए रिश्ते में भी प्रवेश, तो एक लंबा अरसा उन्होंने जिया है। हाँ, स्टार्टिंग से लेकर के, और शायद ये उनकी ही कला की एक विधा जो जनता को पसंद आ गई कॉमेडी के तौर पे, कि शायद इतना लंबा शो चल पड़ा। क्योंकि वो जो उनकी फैमिली में भाई मेन वही है, प्लस उनकी वाइफ टप्पू लड़का जो था पहले के टाइम, तो वो जो गोकुल धाम सोसाइटी तो उनके ही ऊपर चली। तो आई लाइक्ड हिज, मतलब कहते हैं ना कि एटीट्यूड। तो अभी भी टच में हैं आप तारक मेहता? हाँ, टच में है। कभी सेट पे जाते हैं, या कभी 500 एपिसोड की पार्टी हुई या 1000 एपिसोड की पार्टी हुई तो सब प्रोड्यूसर साहब हमको सामने से बुलाते ही हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं तारक मेहता के रेगुलर कैरेक्टर्स में नहीं हूँ तो हमारी ये दोस्ती नहीं है। ये खुद इस बात का प्रूफ है कि मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि जितने उसमें परमानेंट कलाकार हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से असित मोदी से मेरे करीब नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं उनमें परमानेंट लिस्ट में नहीं, क्योंकि कास्टिंग एक डिफरेंट चीज है, और मैत्री एक अलग चीज है। भले मैं भी अभिनेता हूँ, वो दोनों बड़े व्यवहार अलग है, प्रोफेशनल व्यवहार एक अलग है जी। कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च हल्का फुल्की हम लोगों ने की थी आपके ऊपर। अच्छा। एक्टिंग के अलावा कुछ बिजनेस है आपका? जी, मेरा इसका है सर बिजनेस? सन 2006 में मेरे को एक अवसर मिला, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट था, तो वित्त मंत्रालय से एक परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है कस्टम्स विभाग के लिए, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्लियरेंसेस होते हैं उसके लिए लाइसेंस इशू होते हैं। अच्छा। तो लोगों ने बताया कि हाँ, LLB, CA और MBA डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया अरे यार तुम तो बड़े पढ़े लिखे हो। मैंने कहा भाई पढ़े लिखे तो आज तो है नहीं, बिल्कुल 8-10 साल कलम हो गया चलाया, अभी समय हो गया। बोले अरे आपने तैयारी की है लॉ की, IAS दिया है, तो
आपके लिए कस्टम्स एक्ट क्या है। मैंने कहा यार देखो अब बहुत आगे चला गया हूँ, पीछे आना मुश्किल है। बहरहाल उन्होंने इंसिस्ट किया। तो मुझे याद है मैं उन दिनों उसकी शूट कर रहा था बालाजी टेलीफिल्म्स की, कहीं तो होगा एक शो आता था, दीपक पराशर और अंजू महेंद्रू जी हीरो के मदर फादर थे, और वो जो खंडेलवाल करके हैं, राजीव खंडेलवाल, वो सूजल प्ले कर रहे थे। तो सूजल उस शो में उनकी डेथ हो जाती है, तो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था एज ए पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा। तो उस दौरान मैं पढ़ाई भी करता था, डायलॉग्स भी करता था, फिर कुछ ये, तो फिर परीक्षा दी, फिर इंटरव्यू हुआ, तो संभव हो गया पास। शायद ईश्वर को मंजूर था कि भाई चलो सरकारी चीज एक जगह से छूटी है तो कुछ दूसरी जगह से करके। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको भी हमने किया, क्योंकि तो ये मैनेज कैसे करते हैं आप, एक्टिंग को भी, बिजनेस को भी, घर को भी, ये कैसे मैनेज होता है? अब देखिए मैं हकीकत बताऊं तो बिजनेसमैन वाला मेरा टेम्परामेंट नहीं था। 2007-8 में निश्चित तौर पे मुझे शुरुआती दौर में मेरे को लगा, और कुछ पैसे भी आए। फिर मैंने 2010 में दिल्ली में भी एक ब्रांच डाली अपने, लेकिन मूलतः व्यापार के तंतु न होने की वजह से मेरे को एक कहते हैं ना कि मानसिक बिछोह हो गया। मैं कहा यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं एक एक्टर आदमी हूँ, और ये गुड़ा घड़ी क्लाइंट लाओ, ये करो, कंटेनर निकालो, ये वो ठीक है, बुद्धि विवेक से जितना हो पाता था, लेकिन आत्मा उसमें संतुष्ट नहीं थे। तो फिर एक्टिंग ही मैंने की, और व्यापार को मैंने बस ये कि ठीक है ये चल रहा है, कुछ किसी दौर में देखेंगे। तो उस दौरान जब आपको मैंने क्लिप भेजी थी जो कृष्णाबेन खाकरा वाला था, और एक घर बनाऊंगा, ऐसे शोज में बड़े लंबे लंबे काम किए मैंने। तो उस टाइम में लगभग व्यापार में एक दो हमारे जो हमारे सहयोगी थे जिनको मैंने एज ए पार्टनर रख लिया था, वही देखते थे, और वो मैं फुल टाइम एक्टिंग ही करता था। अच्छा। लेकिन मेरे नाम पे कुछ बिजनेस मेरी वजह से चलता था, क्योंकि लाइसेंस मेरा रहा है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि फिर मैं 2015-16 में थोड़ा बीमार पड़ गया, फिर कुछ आध्यात्मिक रुझान हो गए, तो एक्टिंग वगैरह तब भी करता रहा, लेकिन ये रहा कि मन से मैं एक्टर रहा तो व्यापार नहीं हुआ। ये जरूर है कि उसके बाद जो कोरोना काल के बाद शायद मुझे पैसे की अहमियत पता लगी, थोड़ा डाउनफॉल आ गया। हाँ, बहुत डाउनफॉल आ गया, और एक बैठे हुए अभिनेता के लिए जीवन यापन मुंबई में बहुत त्राही मचाने वाला है। तो आज की तारीख में मतलब मैं दोनों को मैनेज करता हूँ। देखिए मैनेज का इन सेंस कि जब मैं मुंबई में हूँ और टाइम है, अच्छा काम है, तो मैं करता हूँ। फिर मैं ये नहीं देखता कि उस दौरान मेरे को कितने बिजनेस में और गेन हो सकते थे। बिल्कुल। अभी मेरे साई मैंने किया, सोनी पे आता है। अच्छा। करीब 10-15 दिन का मेरा बहुत अच्छा किरदार था। कौन सा किरदार है आपका मेरे साई में? मेरे साई मैंने किया था महेशी लाल करके एक व्यापारी वाला था, एक हाँ नासिक का एक कंजूस व्यापारी था, उसमें वो सोने चांदी। करंट प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे होंगे? अभी क्राइम पेट्रोल कर रहा था। हाँ, एक दो अच्छी वेब सीरीज है उनके लिए कास्टिंग हुई। क्राइम पेट्रोल में किस तरह के अभी रोल्स आप कर रहे हैं, पुलिस में या मैं अभी अपराधी तौर पर? हाँ अपराधी वाले ही ज्यादा, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने बाल छिलवाए थे, तो उन्होंने बोला कि हमें यही बैकग्राउंड चाहिए, जिसमें थोड़ा सा गुंडा आदमी चाहिए और बकायद चाहिए। तो तारक मेहता के बाद वकील का रोल फिर मिला कि नहीं आपको? बहुत सारे किए हमने वकील के रोल, और फिल्मों में भी, मतलब जैसे बिग ब्रदर में हमने सनी जी के साथ काम किया, बिग ब्रदर में, भूतनाथ रिटर्न्स में भी काम किया। बट फिल्में मिलना तो दुरूह कार्य होता है, सीधी बात ये है। तो हमें जो मिलता रहा हम करते रहे, और हाँ उससे कभी ये गिला नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यशस्वी होना ये आपके हाथ में नहीं, आप बस प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए। हाँ, कुछ ना कुछ अगर लिखा होगा तो हो जाएगा। हाँ, आपके बारे में ये भी पता चला कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड में भी आप मेंबर हैं शायद। हाँ जी। तो उसके संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए ये है कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड काम कैसे करता है, और मसलन ये इसका प्रोसेस क्या है, सर्टिफिकेट
ठीक है। सर्टिफाई कराने का, फिल्म को सर्टिफाई कराने का। ये देखिए क्या है, एक इंडियन सिनेमेटोग्राफिक एक्ट है 1958, अभी अमेंड भी हुआ है वो। जी उसमें यह है कि कोई भी जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फिल्म्स है, जी इट हैज टू बी रूटेड विथ सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड जो है वो INB मिनिस्ट्री का है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जी। एक संस्था है। अच्छा। फिल्म डिवीजन उसको बोलते हैं, फिल्म डिवीजन। फिल्म डिवीजन। उनका हेड ऑफिस वहाँ पेडर रोड है मुंबई में, वहाँ पे है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी फिल्में बन के रेडी हो जाती हैं प्रोड्यूसर की तरफ से, निर्माता और निर्देशक की तरफ से, तो वो लोग अप्लाई करते हैं कि साहब ये मेरा प्रोजेक्ट है, अब आप इसको देख लें और हमें फिर आप उसका सर्टिफाई कर दें, तो हम इसको पब्लिक व्यूइंग के लिए अच्छा। आगे बढ़ा दें, आगे प्रोसीड करें। तो बिना उसके करना वो क्राइम है, क्राइम। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। अच्छा। अब हुआ क्या कि जब उसका प्रोसीजर ये है कि सेंसर बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो भी IB मिनिस्ट्री करती है। इस समय प्रसून जोशी जी हैं, जैसे अच्छा। तारे जमीन पे जो हाँ। उसके लिरिसिस्ट हैं, अच्छे आदमी। और सेंसर बोर्ड का जो ऑफिशियल एक्स ऑफिशियो जो वो होता है, वो एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का आदमी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो होल्ड करता है पोस्ट। तो 5 मेंबर्स की कमेटी होती है। अगर 5 मेंबर्स को 3 तरीके अगर ठीक लगता है, 5 में 3 ने भी दे दिया तो फिल्म सर्टिफाई होती है। 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, A, U एंड AU। एक है यूनिवर्सल, U, A है एडल्ट, और AU होता है कि यूनिवर्सल बट इन कंपेनियनशिप विद एडल्ट। अच्छा, ये क्या चीज होती है? ये होती है कि जैसे कोई बच्चा है तो बच्चा भी देख सकता है लेकिन अकेले नहीं देख सकता, उसको उसके पेरेंट के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने AU बताया। AU है ये, अच्छा, AU कैटेगरी कोई फिल्म बताइए एग्जांपल के तौर पे। जिसमें थोड़ा क्राइम अधिक होता है। दर्शक में मैं समझ पाए किस कैटेगरी की फिल्म है। अब जैसे AU। AU में आप उस तरह से कैटेगराइज करें, शायद मुझे तुरंत अभी फिल्म नाम नहीं याद आ रहा होगा जी। कि हाँ, मैंने अभी एक की थी फिल्म हम 4 करके, सूरज बड़जात्या की फिल्म थी। अच्छा। उसमें मेडिकल कॉलेज में कैसे लोग जाते हैं, कैसे ड्रिंक्स में पड़ जाते हैं, कैसे होता है। फिल्म अच्छी थी लेकिन लिकर इशू पे बहुत ज्यादा अब्यूजिंग दिखा दी गई है। अच्छा। तो वो एक होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर फिल्म स्मूथ है तो फिर यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। उसे बच्चे बूढ़े जवान कोई भी देखे। कोई भी। A है तो एडल्ट्स है, जिसमें कि सिर्फ एडल्ट्स व्यूइंग है। एडल्ट्स। हाँ, उसमें बच्चे और उनको टीनेजर्स को नहीं है। 18+ देख सकते हैं। हाँ, UA में यही कैटेगरी है कि बहुत माइल्ड सा कुछ क्राइम होगा थोड़ा बहुत, बट बच्चे के साथ पेरेंट्स रहेंगे तो आराम से उसको एडजस्ट हो जाएंगे। वो एक सेफ्टी क्लॉज है। सेफ्टी क्लॉज। ये 3 कैटेगरी हैं अभी जो एग्जिस्ट करती हैं। बाकी उसमें अगर 5 मेंबर्स की कमेटी से आप खुश नहीं है, आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आप दोबारा सेंसर बोर्ड के चेयरमैन कह सकते हैं साहब मेरी फिल्म अच्छी है, तो ये मेंबर्स लोगों ने कुछ मतलब नादानी की है, दोबारा मेरा देखा जाए प्रोजेक्ट। तो उसको पावर है, वो फिर 5 से 11 मेंबर्स की कमेटी बनाता है। फिर 11 मेंबर्स देखते हैं उसको, क्योंकि 5 लोगों ने रिजेक्ट किया है तो 11 मेंबर्स देखते हैं। अगर 11 मेंबर्स की जो टीम है उसने भी रिजेक्ट कर दिया प्रोजेक्ट, तो फिर हाँ, तो फिर ट्रिब्यूनल है दिल्ली में, वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। सिर्फ मैंने अपने जीवन में ब्रह्म कुमारी की एक फिल्म को ये किया था 11 में, जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल ही वाहियात चीज थी, इसलिए रोकना पड़ा उसे। तो फिल्म को, किसी एक फिल्म को सर्टिफाइड करते वक्त किन किन पहलुओं पर विचार करता है पूरा बोर्ड, क्या करता है उसमें? देखिए, मूल तो विचार ये होता है कि फिल्म का 3-4 चीजें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम आज के समाज में जी रहे हैं। तो आज के समाज में कंटेम्प्रेरी हमारा जो व्यू है, ठीक है, जब से गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बढ़ा है, हर वॉक्स ऑफ लाइफ में फीमेल की अपनी एक एंट्री है। तो अगर हम जीन्स दिखा रहे हैं, टॉप दिखा रहे हैं, तो आज के टाइम में वो उतना बड़ा इशू नहीं रह गया, कभी रहा होता। आज समय बदल गया है। तो इसी तरीके से वो चीजें हैं। तो आज हल्का फुल्का क्राइम
नॉर्मल बात हो गई है। नॉर्मल बात हो गई। लेकिन हीनियस क्राइम जब दिखाएंगे आप कि किसी के जबड़े को डाल के निकाल रहे हैं, तो वो व्यूइंग पे किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाले, सोसाइटी में उससे उसको देख के कोई विचलित ना हो। हाँ विचलित ना हो, तो वो चीजें हैं। और प्लस फिल्म के किसी भी डिस्प्ले से एंटी नेशनल थॉट्स नहीं आने चाहिए कि आप भारत की जनता व्यवस्था या इसके उसमें कुछ ये कर रहे हैं। तो बड़े मोटे मोटे पैरामीटर्स हैं। एंटरटेनिंग वैल्यू न भी हो तो भी चलेगा, न्यूसेंस वैल्यू नहीं होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए, उतना आर्टिस्टिक फ्रीडम है उसमें। तो अच्छा, आजकल लोग, बहुत से लोग ये भी कहने लगे हैं, काफी लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेशन बोर्ड भ्रष्ट हो चुकी है और अब इसमें मतलब जो भी सर्टिफिकेशन आता है, मूवीज आती हैं, उस पर कुछ राजनीतिक लोगों का भी दबाव रहता है क्या? बाहरी तत्वों का भी कुछ दबाव रहता है क्या फिल्मों को? मैं आज भी मेंबर हूँ। कुछ सिलेक्टेड मूवीज आई, कुछ भी मूवीज आई जो कहते हैं नहीं ये इसकी सरकार है इसलिए मूवी आ रही है। जैसे मोदी जी की अगर बात करें, हाँ। तो ऊपर एक फिल्म बनी थी, जी जी, है ना, बहुत सारे लोगों ने कहा भाई उनकी सरकार है, मूवी आ रही है, ऐसी चीजें। देखिए सरकार है, मूवी आ रही है, वो एक मेकिंग की एक पॉलिटिकल सपोर्टिंग हो सकती है। अगर हम सेंसर बोर्ड की बात करेंगे, सेंसर बोर्ड में मैंने आपको क्या बताया, सेंसर बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं, मैंने कम से कम काफी फिल्में रिव्यू की हैं सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन के लिए। मुझे किसी का फोन नहीं आया, मुझे किसी का दबाव नहीं आया, मुझे कोई भी इस तरीके की कोई चेष्टा नहीं की। उल्टा स्क्रिप्ट भी वहीं मिलती है, अच्छा, वहीं उस दौरान आप क्या देखने वाले हैं ये पता लगता है। पहली बात तो इट इज नॉट कि कल ये फिल्म आने वाली आप आइएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं। हाँ, और रही बात उसकी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्म कुमारी एक बहुत बड़ी संस्था है जो हिंदुत्व या अध्यात्म या धार्मिक या तमाम जो मेडिटेशन की बातें करती है। तो मैं तो यही ताज्जुब था कि शायद इस गवर्नमेंट की वजह से उसको निकलना चाहिए था, लेकिन हमारे सारे मेंबर्स एक सुर में खड़े हुए कि अब वो फिल्म आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं शायद कह सकता हूँ, क्योंकि उस बात को भी 2 साल हो गया। अच्छा, उसमें कृष्ण जी को गाली दी गई, शिव जी को गाली दी गई, राम को नल्ला बताया गया। कौन बता रहा है? ब्रह्म कुमारी से। शिव जो है तत्व है, ओम है, ओमकार। तो जो उनका आदमी जब रिव्यू खत्म हुआ तो आया, बोला मेरा प्रोजेक्ट अब पास हो जाएगा ना। मैंने कहा भाई ठीक है, निराकार ईश्वर की हम लोग परिकल्पना करते हैं वेद से लेकर के, तो या तो तुम शिव को तत्व मानो या एक ही चीज कर सकते हो ना। ऐसा नहीं हो सकता तुम शिव को तत्व मानो और शंकर को गाली दो। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप शंकर को गाली दे रहे हैं कि अरे शंकर अगर महादेव होते तो वो फिर किसकी आराधना कर रहे होते। ये इस तरह की फुलिश बातें, डायलॉग्स, और बीके सूरज जो उनके आते हैं, उनके मेंटर हैं, नरेटर हैं, मैंने देखा उसमें उसमें जो पूरा वो था फिल्म की कास्टिंग पे, उसके डायलॉग थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, सब थे। मैंने माथा पीट लिया, मैंने बताओ ये संस्था और ये इनके कार्यगुजारी। तो शिव को बाबा भी बोल रहे हैं। बाबा मतलब क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई या तो बाबा मत बोलिए। तो ऐसी इश्यूज पर वो फिल्में, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 11 के 11 मेंबर्स ने रिजेक्ट किया था उस फिल्म को, और थी वो हिंदू फिल्म तो। लेकिन हम लोग को लग गया था कि ये हिंदुत्व का तो कबाड़ा करने वाली है। जी। इसी सब्जेक्ट पे मैं सर पूछना चाहूँगा, इस दरमियान बहुत सारी फिल्म ऐसी भी आ रही हैं जिसमें पर्टिकुलर जो हिंदू देवी देवताओं उनके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी फिल्म तो अभी आई थी आदि पुरुष, रामायण से प्रेरित है बताते हैं। पहले उन्होंने कहा कि रामायण ही हम दिखा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा रामायण से प्रेरित है, उनके लेखक हैं उनकी बात, मुंतशिर जी। तो ये फिल्में कैसे पास आउट हो रही है, ये कैसे हो रही है? आपकी OMG 2 में भी सुना कुछ कैची चली थी। बेसिकली आदि पुरुष क्यों पास हो गई, इस पे क्यों कैची चली? देखिए, आदि पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नियो रिलीजियस एस्पेक्ट में बातें हैं वो। आप बात समझ रहे हैं? नवीन धर्मोत्कर्ष की चर्चा है उसमें। बात पुरानी है, उसको नए तरीके से पेश करने के लिए। आप आदि पुरुष की लाइटिंग देखिए। हाँ। बहुत सारे लोगों ने लाइटिंग ही ऑब्जेक्ट कर दी उसकी कि सब कुछ नीला नीला, सब कुछ अजीब सा बैकग्राउंड दिया है, वो कहाँ से कुछ और दिखा। हाँ। तो क्या होता है, एक ही स्क्रिप्ट, भाई क्या है, हमारे मानदंड है। अगर हम सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमारे पास 2 पिलर हैं, रामायण और महाभारत। सारी स्टोरीज यहीं से स्प्राउटेड है। बिल्कुल।
या इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो रामायण जैसी चीज को उसकी उसकी उपयोगिता वही है जैसे रामानंद सागर जी जो कि ध्यो त्यो धर दीन चले एज इट इज दिखा दिया, तो उससे अच्छा कुछ संभव ही नहीं है। राम को प्रेम में तरीके से आप दिखा दीजिए, भले वो पत्थर है चाहे वो मट्टी के बने हैं, उनकी सहजता प्रेम ही उनका सर्वोत्कृष्ट चीज है। अब उसमें जब आप क्रिएटिविटी, नॉनसेंस क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी नहीं है क्योंकि वो अल्ट्रा रिफाइंड ऑलरेडी ऑब्जेक्ट निकल चुका है। हम राम का आज क्या ऐसा बखान करेंगे जो नया होगा, आप अच्छा बताइए। सब कुछ तो कहा जा चुका होगा और हम जो कहेंगे वो रिपीटिशन ही होगा कहीं ना कहीं से। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि एट सर्टेन लेवल अब वो हमारी क्रिएटिविटी से होराइजन उसका जा चुका है। तो हम अगर उस होराइजन को माइंड में रखेंगे कि उसमें क्या सरलता है, क्या सहजता है, अगर प्रेम भाव से उसको पकड़ लेंगे ना तो जनता को वही प्रिय लगेगा, फिर कोई डिबेट नहीं होगी। लेकिन प्रेम भाव होना चाहिए। मुंशी जी ने प्रेम हटा दिया, अहंकार सूचक शब्द प्रयोग किए, तेरी जलेगी तेरी ही फटेगी, संवादों पे बहुत ज्यादा तो ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना। चेंज करना हाँ, तो चेंज करने का तो मतलब फिर आप क्या बोले उसको छोड़े जाने दीजिए। वो दैट मीन्स कि आपने डिवैल्यूएशन कराया अपना। जी बिल्कुल। आपको पता है कि ये उस महाकाव्य की भाषा में एडजस्ट नहीं होगा डायलॉग ये। तो ये क्रिएटिविटी नहीं है। और आदि देखिए सेंसर बोर्ड का काम इतना दूर तक नहीं सोचना होता है। उसको बस ये होना चाहिए कि एक सर्टेन लेवल के बाद इमोशंस नहीं हर्ट होने चाहिए। लेकिन हिंदुत्व इतना अपने आप में एक विशाल कॉन्सेप्ट है, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो हर्ट बहुत आसानी से नहीं होता है। आप मेरी बात समझिए, हम अपने देवी देवताओं से इतना प्रेम करते हैं कि उनको वात्सल्य से भी नहलाते रहते हैं। क्या करते हनुमान भैलू का चला तो बैठ गए हैं, तो हम उसमें यूज कर रहे हैं कि यार इनको समझ में नहीं आ रहा है बैठे हुए। तो ऐसी चलिए क्योंकि हमारे अंदर उस प्रेम का लक्षण है। हमारे लिए धर्म विदाउट प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसकी परिभाषा ही नहीं है। हमारा कोई इस्लामिक और अब्राह्मणिक रिलीजन नहीं है कि जिसमें एक लकीर खींच दी गई अब आप उसको फकीर बनना है, नहीं तो सरतन से जुदा। सीधी बात है। हमारे यहाँ आप ध्यान रखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की परिकल्पना है। इस रिलीजन के झंझट को भी छोड़ देने की ही चेष्टा है। तो धर्म की उपयोगिता क्या है आपकी कि आप एक अच्छा मानस चित्त अपना डेवलप करें धीरे धीरे, और उस परम पिता परमेश्वर जो सबका है, हिंदुत्व की वही परिकल्पना है। तो जैसे कि आपने कहा एक सर्टिफिकेशन एक लेवल तक पैमाना देखता है कि भावनाएं ना। जी जी जी। तो आदि पुरुष में जैसे श्री राम का जो इमेज दिखाया गया, बेसिकली क्या है, आम पब्लिक या नॉर्मली लोगों के दिमाग में कि एक श्री राम है, आदर्श पुरुष है, उनका एक नॉर्मल वे है, जैसे कि रामायण में दिखाया गया था। जी जी जी। इसमें पूरा एक्शन हीरो दिखा दिया। तो ये चीजें माइंड लोगों के हिट करने लगी कि कहीं ना कहीं भावनाएं तो हाथ हुई। हाँ, इस पर विचार नहीं हुआ। देखिए क्या है, अगर हम उसके बेसिक स्क्रिप्ट में जाएं तो और सीता जी को भी जो रामचंद्र जी का जब हम चरित्र देखते हैं तो रामचंद्र जी के पूरे वनवास काल से लेकर के उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती हैं, ठीक है, लेकिन उनका योद्धा रूप हावी नहीं रहा, वनवासी रूप हावी रहा, आदर्श रूप हावी। हाँ, वही आदर्श के साथ साथ जो मर्यादा के साथ रहा। योद्धा का स्थापित रूप रावण को मारने के बाद ही आया, जबकि वो इसके पहले खरदूषण का वध कर चुके और भी तमाम तड़का वध हो चुका। तो बहुत सारी लगती है। आपने जय हनुमान भी किया है, जी जी, भी बड़े ही प्रॉपर तरीके से श्री राम को दिखाया। तो संजय खान जी तो भाई बड़े मेकर थे ना, जबकि मतलब बड़े सभ्यता से बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, शायद आप नहीं जानते होंगे कि टीपू सुल्तान जब शो बन रहा था तो सेट में आग लग गई थी, उसमें वो आहत हो गए थे, जल गए थे। तो जब वो जीवन और मरण का जब संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी करो मेरी जान बच जाए। तो उनके प्रोडक्शन जो चीफ थे उन्होंने बोला कि साहब मेरे पास एक ही दवा है। तो बोले बताओ भाई, जो भी इलाज है मतलब दवा करने को तैयार हो। तो शायद ऐसी किंवदंती उन्होंने बोला कि भाई आप हनुमान जी पर कोई शो बनाओ, वो आपको संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद उस परिकल्पना ने या जो भी कहा जाए, वरना
आज के टाइम में आप सोचेंगे कि एक मुसलमान प्रोडक्शन हाउस जय हनुमान बना रहा है, बिल्कुल। तो उसको आपने कितना प्रेज किया? आपने कोई इंटरव्यू देखा क्या संजय खान का कि अरे आप तो मुसलमान थे, आपने जय हनुमान पे बना दिया, बहुत क्रांति मचा दी? ये हम सामान्य रूप से लेके पी के बैठे हैं। बिल्कुल। और कोई मुसलमान जब हिंदू वाले उस पे करके बोलता है तो कहते हैं कि इसकी तो सोच ही गड़बड़ है। तो हमें ये भी देखना होगा कि उन लोगों ने, अब राही मासूम रजा साहब ने तो महाभारत के डायलॉग्स लिखे हैं। हाँ। अब आप बी आर चोपड़ा को बोलेंगे कि यार तुमने मियां से डायलॉग लिखवा दिया। अर्जुन का रोल भी फिरोज खान ने। हाँ, तो ये क्या है फिल्म इंडस्ट्री में या आमतौर पे इन सब चीजों, हाँ देखिए क्या होता है, समय समय पे चीजें बदलती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में शायद जरूरत रही होगी जनता को, तो इसलिए वो छा गया, लेकिन अवधारणा जो है, सिनेमेटिक अवधारणा में इसका बहुत रोल नहीं होता है। सर्टिफिकेशन बोर्ड में चुनाव कैसे आपका होगा, शामिल कैसे हुए आप, और अध्यक्षों और सदस्यों की चयन कैसे होगी? देखिए, सदस्य का चयन तो जो है उनकी अपनी प्रोफाइल जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव स्तर पे उसका होता है। तो एक उनकी अपनी कमेटी होती है जो प्रपोजल भेजती है कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम किया है या इनको इस सामाजिक संस्था से जुड़े होने का सरोकार है या फिल्म लाइन से इनको इतना अनुभव है, चाहे एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज एन सिनेमेटोग्राफर या राइटर, डायरेक्टर, जो भी है। तो वो जब बैकग्राउंड होता है तो ऐसे लोगों को ये माना जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इनको भारतीय सिनेमा का या हिंदी सिनेमा का ऐसे मूलभूत जो एक उनका एथिक्स है, नॉर्म्स है, पैटर्न है, अप्रोच है, उससे अवगत रहेंगे, इसलिए उनकी चयन की जाती है। तो लिस्ट जारी होती है, मेंबर्स की लिस्ट जारी होती है। बाकी आप कैसे सर शामिल हो गए इसमें सर्टिफिकेशन बोर्ड में? अब मेरी इच्छा थी कि भाई एक बार मैं भी देखूं इस विधा को, CBFC का मेंबर बनूं। तो मेरे एक मित्र आईबी मिनिस्ट्री में रहे, तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल मंगवाया, बोले सर आपका प्रोफाइल रिच है, मैं सरकार में पेश करूंगा और तो कुछ लाभ आप फिल्म इंडस्ट्री का कर सकते हैं। तो अब तक कितनी फिल्मों को सर्टिफिकेशन किया आपने? अगर मैं ऐसे नंबर वाइज गिनूं तो शायद 24-25 फिल्में की होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं, हिंदी सिनेमा हमारे पास जो भी आता है, तेलुगु है, तमिल है, सब टाइटल्स है, इंग्लिश की भी फिल्में हैं, भोजपुरी भी हैं। कुछ फिल्मों के नाम बता सकते हैं? फिल्मों के नाम में जैसे मैंने हम चार का किया था, जो इसका था राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शंस का, सूरज बढ़िया था ये, हालांकि वो फिल्म उतनी चली नहीं। और साउथ की बहुत सारी फिल्में की, इंग्लिश भी की। इसका किया था ये जो फिल्म चली नहीं थी, रॉकस्टार, रणबीर कपूर। हाँ, अच्छा। नहीं रॉकस्टार नहीं, स्टार वाला था जिसमें एक लॉन्च किया था, उसी तरीके का कुछ था। जी। वो उतनी, रॉकस्टार तो चली थी जी। एक सिर्फ स्टार करके मूवी अभी आई थी 3 साल पहले। हाँ, तो इन फिल्मों में कोई किसी फिल्म में ऐसा लगा कि मतलब इस फिल्म को सर्टिफाइड करने का दबाव आ रहा है कहीं से, बाहर से या ऊपर से? देखिए क्या होता है, सर्टिफाई करने का दबाव ऐसा कुछ नहीं होता है। और रही बात, इस चीज को तूल अधिक मिलता है क्योंकि जब आपकी फिल्म आती है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनको पता है कि क्या चीज दिखाना है। तो वो कॉन्सेप्चुअली कुछ डायलॉग शायद वो ध्यान न दिए हो तो बोले जा रहे हो किरदारदार के द्वारा, वो एक पहलू हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई दबाव उसमें फंक्शनली काम नहीं करता है, क्योंकि जो सबको देखने के लिए चीज है, अगर वो हमें सुहा रही है तो सुहा रही है। क्योंकि हमारी भी बेटी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे भी माँ बाप होंगे। क्या हम उस चीज को चाहेंगे कि दूसरे के भी माँ बाप देखें? तो हम पहले लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, एक पहलू पे आप कह सकते हैं जैसे पॉलिटिकल विंग्स आती हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग, जो इस तरीके के आते हैं कि भाई उसमें पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो इन्होंने कर दिया, ये है वो है। वो देखिए उसका पैरामीटर अपने एक अलग किस्म का होता है। अब धार्मिक फिल्में इन दिनों बन रही हैं क्योंकि धर्म की अधिक चर्चा है, तो वो एक उसका सेंसर बोर्ड से बहुत लेना देना नहीं है। सेंसर बोर्ड तो फिल्टरिंग स्टेशन है ना, बन क्या रहा है वो तो अलग मुद्दा है। सेंसर बोर्ड ये नहीं गाइड करता कि आप ऐसी फिल्में बनाओ,
पॉलिटिक्स की बनाओ, सोशल बनाओ, रिलीजियस बनाओ, एंटरटेनर बनाओ, नहीं है उसके पास। तो जो आएगा उसमें से उसको फिल्टर करके आपको दे देना है, सर्टिफाई करना है। सर्टिफाई करना। हाँ, और अगर बिल्कुल ही खराब है वो जनमानस के लिए, भारतीय संस्कृति समाज के लिए, वो स्टॉप मार देगा। तब आप उसको, आपने चाहे 10 करोड़ खर्च कर दिए हो, नहीं मतलब नहीं। अभी रिसेंटली जो फिल्म आई थी सबसे ज्यादा चली थी OMG 2। जी जी जी, सुनने में अक्षय कुमार। कैची चली थी, इसमें ऐसा क्या आपत्तिजनक दिखा रहे थे? देखिए क्या होता है ना, आपत्तिजनक, बीच में बहुत डिबेट हुई इस बात पे जी। कि हमारे हिंदू देवी देवताओं पर अधिक कटाक्ष होते हैं, इस तरीके से होते हैं। जो पिछली वाली आई थी परेश रावल के साथ, जो अक्षय कुमार, अब हमारे यहाँ इतनी छूट है, आप देखो जी कि हम ईश्वर के एग्जिस्टेंस को भी चैलेंज करते रहते हैं। जी। एग्जिस्टेंस को तो वहां चैलेंज नहीं करता है, उसके एस्पेक्ट को हम अपने जीवन में कितने फुलिश तरीके से उतारते हैं उसको चैलेंज करते हैं। उसको चैलेंज करते हैं। तो अब वो प्रॉब्लम वहां हो जाती है कि अगर आमिर खान पीके में बोलते हैं कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एग्जाम दोगे तो क्या सच में पास हो जाओगे, ये हम आप भी बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि आमिर खान बोल रहा है तो साला मियां वो कैसे बोल रहा है। सॉरी, आई एम मतलब जो है, सॉरी टू से, हम इस बात से अधिक इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं कि वो मुसलमान है, वो क्यों कह रहा है कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ के एग्जाम दोगे। हिट हो जाता है। ये जो डिविसिव थॉट है, ये चीजें उचित नहीं है जी। सिनेमा के लिए, तो बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, अब ये बताइए कि आज भी गीता जैसे ग्रंथ का हमारे यहाँ एक इतना बड़ा उपयोगिता इसलिए है क्योंकि हम लोग को कर्म पर अधिक जोर देने के लिए कहा गया। हाँ, तो जब हम कर्म पर विश्वास करेंगे तो उससे जुड़ी हुई जो धारणाएं हैं, जो बातें हैं, वो अपने आप आपको अच्छे ही तरफ प्रेरित करेंगे। बिल्कुल। हर समय आप छिद्रान्वेषण करेंगे, हर समय आप ये करेंगे, ठीक है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई दूसरा कल्चर है वो अच्छा है या बुरा है, हम ये नहीं कह रहे हैं। उसकी बुराई वो झेल रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी अच्छाई को जानते हैं ना। बिल्कुल। अगर आज इस्लामिक वर्ल्ड किसी कारणवश जूझ रहा है तो उसकी बुराई वो झेल रहे हैं। लेकिन इतनी क्राइसिस के बाद भी अगर हिंदू समाज उन्मुक्त होकर के जीवन को एंजॉय करता है, आप खुद सोचिए, हमारे कैलेंडर ग्रेगोरियन है, इंग्लिश अल्फाबेट है, लेकिन तिथि त्योहार हम सब विक्रम संवत से मनाए चले जाते हैं। कभी लड़के को पता लगा क्या कि ये दो क्यों होता है? बिल्कुल 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 सही। कितनी सहज, हाँ, कितनी सहज प्रवाह है जो अंडर करंट है, वो चल रहा है। उसके लिए किसी फिल्म की जरूरत नहीं है, किसी कथा कोठा, किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, कोई नमाजी की जरूरत नहीं है। आप मंदिर नहीं गए तो भी हिंदू हैं, इतना लिबरल थॉट है। बिल्कुल। तो जब कट्टरता का भाव आता है ना, तो कट्टरता में क्या होता है, जजमेंट शुरू होते हैं। तुमने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, फिर हम अपनी तरफ उंगली नहीं उठा पाते हैं। तो वो चीज कालांतर में बहुत सक्सेस तो नहीं होने वाली है, और उसका दुष्प्रभाव दिखेगा भी, क्योंकि हिंदुत्व की मिठास ही, जिसकी परिकल्पना ही मोक्ष है। किसी धर्म में मोक्ष की परिकल्पना नहीं, स्वर्ग तक जाके खत्म। आप सोचिए, हमारे यहाँ पहले ही पुरुषार्थ है कि स्वर्ग में जाओगे फिर आना पड़ेगा, और आना ही है। बिल्कुल। ऐसे तो छूटेगा नहीं मैग्नेटिक लाइफ ये। तो आई वॉन्ट लिबर्टी। कॉस्मोस में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्राई या क्रेविंग किस बात की है? फ्रीडम। नेशन एज ए फ्रीडम, पर्सन एज ए फ्रीडम, जेल में जो कैद है उसको फ्रीडम। तो ये जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष में वही है, वो बेसिक टेनेंट है। सर, जो अभी इस वक्त एक ट्रेंडिंग चल रहा है वेब सीरीज का, हाँ हाँ, हर तरह के कंटेंट आते रहते हैं। अब मैं आपको, अच्छा सवाल है, मैं आपको इसी में ही, चलिए ठीक है, आप अपना सवाल करिए फिर मैं आपसे। वेब सीरीज में जो हर तरह के कंटेंट दिखाए जाते हैं, पता आपको भी होगा, हर प्रकार के कंटेंट आते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका सेंसर बोर्ड से कुछ लेना देना है या नहीं? हाँ, तो अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड बेसिकली वो 1958 जो एक्ट है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, उसके तहत उसकी स्थापना हुई और कार्यशील। कोरोना काल में क्या हुआ कि फिल्में बंद हो गई, सेंसर भी बंद हो गए, लेकिन लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया
तो ओटीटी का टेक्निकली सेंसर बोर्ड से मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मल व्यूइंग है। जैसे अगर हम कर रहे हैं तो इसमें सेंसर बोर्ड कुछ नहीं करेगा। ठीक है। आपने इंटरव्यू लिया, इसमें कोई अगर आपत्तिजनक ऐसा मसला नहीं है जी तो ठीक है, हम अपनी बात कहने के लिए अंडर लाइफ एंड लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में जी ठीक है। ओके अब ओटीटी में क्या हुआ कि उन्होंने एक, चाहे उल्लू सीरीज हो चाहे अन्य बातें हो, उन्होंने धीरे धीरे वो सीमाएं लागना शुरू कर दी, क्योंकि सेंसर बोर्ड का वहां पे मतलब वो नहीं था, क्लच नहीं रहा। प्रश्न नहीं था। अब टेक्निकली वो क्लच नहीं भी है, नहीं। क्योंकि उसकी मेकिंग एज पर एक्ट नहीं होती है। अगर कोई आया, 4 लोगों को बुला लिया और कर लिया, उसको रिलीज कर दिया डिजिटल, तो अब वो नए समय का चैलेंज है। फिर जब हल्ला हुआ तो उसमें तमाम आई, साइबर क्राइम के तहत भी चीजें आई, डिजिटली जो मतलब सोशल जो प्रॉब्लमेटिक बातें उसे जोड़ते हुए, तो आज शायद उसपे शिकंजे हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड के तहत अभी भी वो कवर्ड नहीं है। कवर्ड नहीं है। वेब सीरीज को सर्टिफाई नहीं आज कर। की डेट में भी मैं देख रहा हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वेब सीरीज की तरफ भाग भी रही है, और सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी मेरे ख्याल से भी वेब सीरीज में ही दिखाई जा रही है। तो इस पर कुछ अब देखिए, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि न्यू जनरेशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए जी, और मैं आसानी से अवेलेबल भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सिनेमा का डिफाई होना, वेब सीरीज का बढ़ जाना, वो सीधी बात है। जी लेकिन समाज में जो कुछ भी एक एज और एक उसकी जो एग्जिस्टेंशियल जो गुडविल है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को नए डिजिटल तरीके से भी इजाद करना होगा, जी ताकि जो यूथ है, जनरेशन है, वो भटक के उसी में ही नहीं रह जाए। जी क्योंकि वो बहुत पोर्नोग्राफी है या इस तरीके की फिल्में हैं। यद्यपि ये भी एक डिबेट का टॉपिक है कि गूगल ने तो ऑलरेडी रखा हुआ है, अगर वेब सीरीज नहीं भी बनेगी तो भी। देखिए क्या होता है, कहाँ पे क्या रखा है हम उस पर तो नहीं कर सकते। हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसके लिए और हम बुरा क्या ना करें, जी इसके लिए तो हमें कुछ सोच बनानी चाहिए। सेंसर बोर्ड कुछ अभी विचार कर रहा है इस पर अभी कुछ है? देखिए वो शायद एक सर्कुलर पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से वेब सीरीज को लेकर के। एक तो गाइडलाइन आई थी, अच्छा 1.5 साल पहले गाइडलाइन आई थी। अच्छा हाँ, बट उस गाइडलाइन के तहत कितना लोगों ने किया है, अभी मुझे उतनी पूरी शायद जानकारी नहीं उसके बारे में। सर एक आखिरी प्रश्न रहेगा जी। आपके लिए, काफी समय आपने दिया। एक एक्टर के तौर पर एक किसी को क्या संघर्ष करना पड़ता है अगर किसी को एक्टर बनना है? आप एक हिसाब से अगर कोई एक्टर बनना चाह रहा है, किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ेगा उसे सबसे पहले? क्योंकि अगर एक मैं लोकल बात आपसे करता हूं, मान लीजिए कोई इलाहाबाद का व्यक्ति है जो बम्बई जाना चाहता है, कैसे अपने आप को तैयार करे, कैसे कोशिश करे, कैसे जा सकता है? अब देखिए, मेरा तो सबसे पहला जो ये सजेशन ये है कि एक्टर बनने के लिए पहली जो बेसिक शर्तें हैं कि आपका थॉट प्रोसेस जो है, विचार, एक्टिंग का पहले विचार आएगा। विचार है। ठीक है, जब विचार में है कि नहीं मुझे अभिनय करना है, मुझे अच्छी लगती है, अभिनेता बनना मुझे शायद अच्छा लगेगा, तो उसके लिए आज के टाइम में इक्विप्ड होने के लिए सबसे पहली बात तो गुड एजुकेशन होनी चाहिए। हम एजुकेशन को उस तरह से नहीं कह सकते कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या बट ए वेल लर्नेड मैन यू शुड बी, क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट्स को आपको हैंडल करना होता है, बिल्कुल, तो डायरेक्टर कितना बड़ा भी हो वो एक्टर पे डिपेंड हो जाता है। डिपेंड हो जाता है। तो जब एक्टर या अमिताभ बच्चन जी इतना एक्सेल शायद अपने जमाने में इसलिए क्योंकि उस टाइम पे भी वो बीएससी किया था उन्होंने, ही वाज वेल एजुकेटेड पर्सन, राजीव गांधी जी के साथ रहे, क्लास फेलो रहे। सिर्फ इंग्लिश बोलने की बात वहां नहीं होती है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, नहीं, डिक्शन है, समझदारी है एक, क्योंकि एक्टिंग क्या है, विजुअलाइजेशन चीज है। हम किसी किरदार को ऐसे निखारते हैं कि जैसे हाँ ये वैसा ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है, वही है ही है ये। तो पहले तो ये जो अच्छी चीजें हैं आपने में इख्तियार करिए, फिर आप बम्बई जाइए, आसमान खुला है। लेकिन ये जरूर जान लीजिए, एक्टिंग का मतलब पैसा कमाना नहीं है, पैशन दिखाना है। हाँ, क्या आप सोच रहे हैं हम एक्टिंग करके जीवन निर्वाह कर लेंगे? जीवन यापन नहीं कर सकते। हो जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या विकल्प है वो ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी मेरी ये सलाह है कि पैसे अगर कमाते हैं एक्टिंग से भी, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जिन दिनों एक्टिंग नहीं रहेगी तो ये पैसे ही काम आएंगे। बचत जरूरी है। हाँ,
क्योंकि हमेशा कि ये जॉब नहीं है, ना ही 30 दिन शूटिंग होनी है, तो आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत देखने पड़ते हैं। एक बड़े लेवल तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा। हाँ, लेवल आप डिसाइड नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, वो आपकी नियति कला- डिसाइड कला करेगी। decide हाँ, कला में निखार करते चाहिए। जब मेरा तो ये मानना है, जैसे मैं खुद भी, मैंने एक फिल्म मेरी अपनी बायोग्राफी आ रही है जी। फिल्म नामा करके, उसमें पूरे संघर्ष ही मैंने डिस्कस किया अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो तो पुस्तक आपकी हाँ हाँ, ये 2-3 महीने में अच्छा अच्छा उसका जो है अच्छी बात है। वो आएगी। जी। मैंने अपने फिल्मी संघर्ष को ही उसमें उसमें उतारा है पूरा। उतारा है पूरा, उनको शब्द प्रदान किए हैं कि ये कैसे बहुत कैसे। अच्छी बात है कि दर्शक जो है इस पुस्तक को पढ़कर जो है हाँ, बहुत सारा प्रेरित हो कुछ सकते हैं, सीखेगा। जिनको हाँ, हाँ। इंटरेस्ट है। और हमने जहाँ पे, बॉलीवुड में हाँ, जाने का उस जहाँ पे रास्ते हमें तारीफ मिली वो भी लिखा है, जहाँ गालियां खाई वो भी लिखा है, जहाँ नर्वस हुए वो भी लिखा है, जहाँ उत्कृष्ट हमारा आत्मविश्वास रहा वो भी लिखा वो भी है। लिखा है। हर दौर से गुजरना पड़ता है। कोई ये कहे कि नहीं हम बहुत 30 मार खा रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहा है जी इसका जी 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 बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगा सर बात करके आपसे, आपने बहुत समय दिया हम जी लोगों जी को और बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई आपके जीवन से लेकर, आपके संघर्षों से लेकर, जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है खासतौर से उसको लेकर आपने बहुत सारी जानकारी दी। धर्म को लेकर भी आपने बहुत विशेष विशेष जानकारियाँ दी हैं जो दर्शकों को हमारे बहुत काम आएंगी। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद भारत टीवी की विशेष पंच विमर्श पर। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू।